Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सोनी, शोभित, आप लोग प्लीज मीटिंग को एक बार लीव करके अपनी ड्यूकेट आईडी एंटर कीजिए लॉगिन करते वक्त नाम से पहले। सर ऑप्शन नहीं आ रहा उसको देने का, मतलब नाम नहीं, आप ब्राउजर में ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ सर, ब्राउजर में ऑन कीजिए, आ जाएगा। अच्छा, ब्राउजर में लिंक को पेस्ट करूं? हाँ जी, वो लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ब्राउजर में आ जाएगा। फिर ऑप्शन नेम पूछेगा वो आपसे, वो टीम्स इंस्टॉल होगा ना, उसमें आईडी होगी, इसलिए चल रहा होगा ऐसा। ओके सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। तो वो अपने चश्मे का इंतजाम कर लो, लैपटॉप पे बैठते हुए, अगर तुम्हें ऐसा दिक्कत है तो। वैसे जरूरत नहीं है तो मैं बता रहा हूं। यहां से देख पा रहे हो? नहीं, मैं पूछा देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे? देख तो पा रही। हाँ तो बस ठीक है। वो बहुत लोगों के साथ है। जो तुम बता रहे हो वो अलग चीज है। ये पावे का बैच है ना? हाँ, मैं भी डाउट में आ गया था अभी, नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसलिए। हाँ तभी तो बात नहीं, उसको तुम रिकवर। हाँ, अब आ गया। आ गए आपकी आईडी? नहीं, चलो ठीक है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, ड्यूकेट आईडी, बस आईडी आईडी लिख दो शोभित, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिचा, आपने भी अपनी ड्यूकेट आईडी यूज नहीं की अपने लॉगिन में? सर एक्चुअली मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्राई कर रही थी, मैं कल तक कर लूँ प्लीज? चलो कल कर लेना, कोई बात नहीं, आज के लिए कर देता हूं मैं, ठीक है। थैंक यू। चलो गाइस, शुरू करते। कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग। 10:05 नाउ। हाँ जी गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग वर्क कर रहे थे ऑल अबाउट ऑन द पावर क्वेरी एडिटर, राइट? सबको पता चला पावर क्वेरी एडिटर क्या है, क्या पर्पस है उसका? क्या पर्पस है उसका? सर बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर है जो, और डेटा क्लीन करने की हमें जरूरत पड़ती क्यों है?
नल वैल्यूज हटाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा डेटा मुझे एक्सेल में या फिर जो भी फाइल मुझे मिली उसमें एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है, तो क्या तब भी मुझे पावर क्वेरी एडिटर की जरूरत पड़ेगी? क्यों? ताकि अगर फ्यूचर कोई नई वैल्यू आती है तो वो ना आए, और अगर कोई एरर होगी हमें दिख नहीं रही है वो भी अपडेट करती ये भी है, एक और रीजन भी है, पावर बीआई सेल्फ भी तो कन्वर्जन करता है ना? तो माना कि आपके सोर्स में डेटा एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब आप पावर बीआई में डेटा लेकर आ रहे हैं तो पॉसिबल है एप्लीकेशन ने कुछ चेंजेस कर दिए हों जिसकी वजह से आपका डेटा एकदम परफेक्ट नजर नहीं आए, है ना? क्लियर है? तो इसलिए डेटा को हमेशा पावर बीआई से पहले पावर क्वेरी में ही लोड करना चाहिए। ये बात हमने देख ली थी। हमने ये भी समझा था कि पावर क्वेरी एडिटर मेजरली एज अ मीडिएटर काम करता है, वो ओरिजिनली कोई डेटा फेच नहीं करता। वो क्या करता है, इन प्लेस ऑफ दैट इट राइट्स द कोड्स, जो एम लैंग्वेज कोड होते हैं, है ना? पूजा 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 शर्मा। यस सर। हाँ जी, आप प्लीज, आपकी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? सॉरी तो सर, सॉरी क्वेश्चन लिख दो, ठीक है? थैंक यू। सो गाइस, राइट नाउ पावर क्वेरी एडिटर ETL होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, करेक्ट? जब आप पावर बीआई में होते हैं तो अगर डेटा लोड कर दिया गया होगा तो आपको यहां दिखाई देगा कि डेटा पावर बीआई में लोड कर दिया गया, और हमें लग रहा है कि हमारा डेटा एकदम परफेक्ट है। भाई अगर मैं अपना डेटा देखूं तो ये डेटा, थोड़ा सा टाइम लेने दो, कोई बात नहीं, लगेगा, शुरू में लेगा। ये डेटा मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, करेक्ट और नॉट? अब तो मुझे डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही क्योंकि प्रॉपर डेटा टाइप भी हमने असाइन कर दिए थे, हमने डेटा क्लीनिंग कर ली थी। और आपको पता है कि अगर पावर क्वेरी एडिटर को लॉन्च करना है तो आपको जाना होगा ट्रांसफॉर्म डेटा में, ठीक है? पावर क्वेरी एडिटर दोबारा से लॉन्च हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, राइट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बताएगा कि भाई ये वाली चीजें मुझे क्लियर नहीं है। डन? कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, आपकी लास्ट क्लास छूट गई थी ना, सो इट्स गोइंग टू बी इजी, नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर 1, इस शीट में हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, पहले उसकी बात करते हैं। गर्मी लग रही है, राइट? चलो गाइस, देखो सबसे पहले हमें डेटा टाइप जो प्रॉब्लम नजर आया था इस वाले टेबल में, वो ये नजर आया था कि टेबल के हेडर्स नहीं थे, करेक्ट? तो हेडर जो था हमारा, जब देखा तो हमारा डेटा हेडर यहां थे, तो हमने कौन सी कमांड यूज की थी? उससे क्या हुआ, हमारी जो फर्स्ट रो है वो हेडर बन गए, और ये हमने लगभग हर टेबल पर लगाया था। क्यों? क्योंकि लगभग हर टेबल पे हमारे पास हेडर नहीं बने थे। और वो क्यों नहीं बने थे? क्योंकि हमने ऑप्शन ऑफ कर दिया था यार। ऑप्शंस में जाकर के हमने क्या किया था, पावर बीआई के ऑप्शंस में जाकर के हमने क्या कर दिया था, डोंट डिटेक्ट द डेटा टाइप एंड डिफाइन द हेडर्स ऑफ द डेटा, करेक्ट? इसलिए हर टेबल पर हमें क्या करना पड़ा, ये करना पड़ा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, रिमूव ब्लैंक रोज। ये क्यों की हुई? जिससे कि नल वैल्यू हट जाए। तो ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे डेटा में ब्लैंक है ओनली। हाँ जी शोभित बोलिए। सर एक बार डेटा टाइप बता दीजिएगा। हाँ वो मैं दोबारा सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसमें डेटा टाइप भी आ जाएगा, ठीक है? सो गाइस, उसके बाद हमने क्या किया, रिमूव ब्लैंक रोज किया। ब्लैंक रोज क्यों की थी? 2 रीजन होता है। एक तो आपके डेटा में ब्लैंक रो हो सकती है, जैसे कि हमारे पास ये स्टोर वाला डेटा था। स्टोर वाले डेटा में मेरे को कितनी सारी ब्लैंक रोज नजर आ रही है ना? अब इन ब्लैंक रोज की कहानी क्या होती है, अगर पूरी रो ब्लैंक है तो ब्लैंक कहलाएगा, लेकिन अगर किसी भी एक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ तो पूरी रो ब्लैंक नहीं कहलाएगी। तो रिमूव ब्लैंक रोज सिर्फ किसको रिमूव करती है, जो पूरी रो ब्लैंक होती है। ये हमने ऐसे बहुत सारे डेटा में भी लगाई जिसमें हमारे पास ब्लैंक रो नहीं थी। क्यों लगाई? करेक्ट। सो अगर हमारा डेटा रिफ्रेश हो और फ्यूचर में हमारे पास कोई ब्लैंक आ जाए तो वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, वी डोंट नीड टू प्रोसीड इट अगेन, राइट? नाउ देन आफ्टर हमने बात की थी रीनेम कॉलम्स की। ये क्यों किया था बताओ? एक सिंपल सा प्रोसेस है गाइस पावर बीआई में काम करने का।
कि आप हमेशा एब्रीवेशंस को यूज, मतलब कभी भी एब्रीवेशंस को यूज ना करें. इट्स बेटर टू यूज दी यूजर फ्रेंडली नेम्स, आपकी टेबल के लिए भी, कॉलम के लिए भी, और साथ में रिकॉर्ड्स के लिए भी, जो हमने यहां भी किया था. क्यों किया था हम लोगों ने रिप्लेस वैल्यू क्यों की थी? करेक्ट. तो पहले वाले में हमने रिप्लेस किया था अपना आईडी को, राइट, और दूसरे में हमने किया था अपने ऑडी को रिप्लेस किया था विद आउटपुट डिवाइस. सो मेक देम एंड प्रोवाइड देम अ यूजर फ्रेंडली नेम. डू यू गेट इट एवरीवन? यहां किसी को कोई डाउट? सर ये कैसे आपने एग्जैक्टली किया था? ये आप रीनेम कहां से कर रहे हैं? आप किसी भी स्टेप पर डबल क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड कमांड ऑन हो जाएगी. लाइक मैंने क्या किया, यहां पे जाकर रिप्लेस वैल्यू पर डबल क्लिक किया, है ना. मैंने फिर रिप्लेस वैल्यू 1 पे डबल क्लिक किया, उसका डायलॉग बॉक्स खुल गया. डू वी गेट इट एवरीवन? चलो सर किसी भी मतलब स्टेप पे, जैसे हम अगर हाँ जी, किसी भी स्टेप पर जाएंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई डायलॉग बॉक्स होगा तो वो खुल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपकी वो कमांड विंडो ऑन हो जाएगी. ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस. रीनेम कॉलम क्लियर है. स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर्स, इसका क्या मीनिंग है? करेक्ट. देखो अगर आप यहाँ ध्यान देखें तो यहां प्रॉब्लम थी. हमारे कॉलम में हमने आपको बताया था जो मेरे सिस्टम की डेट है वो है DD MM YY, राइट. लेकिन जो डेटा मैं रिट्रीव कर रहा हूं वो कौन से फॉर्म का था? MM DD YY. तो यहां प्रॉब्लम है कि जो पहला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मिडिल पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेट को, और जो लास्ट पार्ट है वो ईयर को. तो अभी हमें इसे अपने पार्ट में लाना है. अगर यहां पर मैं डेटा टाइप इसकी चेंज करके डेट कर दूं तो एक्सेल मुझे क्या, सॉरी एप्लीकेशन मुझे क्या देना शुरू कर देगी? एरर देना शुरू कर देगी. क्यों करेगी एरर? क्योंकि ये फर्स्ट और मिडिल पार्ट में 12 के बाद का नंबर देखेगी, और इंडियन फॉर्मेट में मिडिल में 12 के बाद की वैल्यू नहीं होती. मिडिल में तो 12 होता है मैक्सिमम, मंथ होता है, राइट. तो यहां पर वो मेरे सिस्टम से डेट फॉर्मेट को मैच नहीं कर पाएगा, एंड ऐसे में आप लोगों को मिलेगी एरर. डीगर कोई डाउट नहीं है? I have a query. सर जो डेलीमीटर है तो उसमें स्लैश, यहाँ पे स्लैश यूज है, बट मेरे पास एक ऐसा मुझे CSV फाइल मिला था जिसमें पावर BI का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी थी, तो उसमें कुछ में स्लैश था और कुछ में हाइफन था, और सर कुछ में DD MM YY फॉर्मेट था और कुछ में MM DD YY. नहीं देखो, ये तो इसमें तो आपको काम करना पड़ता है. अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ में DD MM है, कुछ में MM DD है, पहले तो आप सोचिए कि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जो डेट. अच्छा चलिए मैं आपके लिए छोटा सा काम करता हूं. अभिलाषा, इनमें से कौन सी DD MM YY के फॉर्मेट में है, कौन सी MM DD के फॉर्मेट में, आप बताओ. सर ये तो रिट्रीव नहीं कर सकते, 12 से ज्यादा होगा तभी कर पाएंगे सर. करेक्ट. तो ऐसे में सिस्टम को भी डिफिकल्टी है भाई. 12 तक की वैल्यूज तो बिल्कुल वैलिडेट वैल्यू होंगी ना, चाहे वो MM DD में हो या DD MM में हो. तो देयर हैज टू बी एन आइडेंटिफायर. आपके पास एक ऐसा आइडेंटिफायर होना जरूरी है जिससे आप ये कंफर्म करें कि ये रिकॉर्ड्स मेरे किस फॉर्म में है? DD MM में है, और ये रिकॉर्ड्स मेरे MM DD में है. और पहले आपको उन्हें कोई फॉर्मूला फंक्शन लगा करके एक फॉर्म में लाना होगा, चाहे तो DD MM में या MM DD में, बिफोर इंपोर्टिंग द डेटा. अगर सेम कॉलम में डेटा मर्जिंग में है तो प्रॉब्लम है, अगर दो अलग अलग कॉलम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हो जाएगा वो मैनेज.
सर डेट जब भी होता है तो उसमें वी हैव टू एक्चुअली सेपरेट, आई मीन पहले दो लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। शोभित 1 मिनट होल्ड कीजिए, आप बोलिए। देखिए, किसी भी डेटा एनालिस्ट की पहली डिमांड क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर डेटा? करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, कि क्या आपका डेटा फर्दर यूज करने लायक है, उसमें से कौन कौन से एनालिसिस पॉसिबल है, कौन कौन से नहीं है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर आपके लिए। ऐसे तो नहीं हो सकता मैं रैंडमली कोई भी डेटा उठा लूं, उस पर कुछ भी प्रिपेयर कर दूं, राइट? तो पहले आपको आपका डेटा देखना होगा कि क्या वो सही फॉर्मेट में, क्या इस तरह पावर बीआई में वो सही ढंग से यूज हो पाएगा, क्या मुझे नेसेसरी चेंजेस करने की यहीं पर जरूरत है। करेक्ट, बिल्कुल। जो पॉसिबल पावर बीआई में है वो होंगे, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं एक ही कॉलम के अंदर 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो या तो उसके सामने कोई कंट्री डिफाइन हो, अगर कंट्री डिफाइन है तो आप इफ फंक्शन लगा करके उसको एक फॉर्मेट में ला सकते हो, है ना? तो कुछ ना कुछ तो आपको यहीं पर ही करना पड़ेगा सोर्स के अंदर। बस सीट ज्यादा बड़ी हुई तो फंक्शन तो पूछ बड़ी हो छोटी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फंक्शन तो एक बार लगा के नीचे ड्रैग ही तो करना होता है। टाइम तो लगेगा एनालाइज करने में, हमारे केस में तो प्रॉब्लम है। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। एक सेकंड दो, पहले इनके क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ये अभी मेरे स्टूडेंट होकर भी अगर ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या गड़बड़ हो गई, मुझसे ही हुई है कुछ गड़बड़। कितने लूं? 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 10 लाख? बोलो, ले ले, 1 लाख, ठीक है? सर रैंड बिटवीन में हमको इन्वर्टेड कॉमास में क्यों देनी पड़ती है डेट? अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो क्यों क्योंकि नहीं आता? एक्सेल डेट्स को नंबर में ट्रीट करता है, भूल गए आप लोग? नहीं सर, नंबर में ट्रीट तो करता है, लेकिन हम इन्वर्टेड कॉमास में तो टेक्स्ट देते हैं ना। डेट को अगर आप लेंगे तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि एक्सेल के लिए वो रैंडम बिटवीन में जो वैल्यू वो पास कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं डेट की फॉर्म में। डेट में हाइफन भी आता है और रैंडम बिटवीन में हाइफन रीडिंग नहीं होती, प्योर नंबर वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा, इसलिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में पास करते हैं। बिल्कुल जी। सो भाई एक बार ये हो जाए, क्योंकि रैंडम बिटवीन में पता है ना, मैंने बताया था टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने 30 तो बोला था, 1 लाख नहीं बोला था। हाँ जी बोलो सर। जैसे डेट सेपरेटर हाइफन भी होता है और स्लैश भी होता है, तो अगर हमारे एक ही कॉलम में 2 तरीके से ये सेपरेटर्स हैं तो उसको हम कैसे डेलिमिट करेंगे? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है इसको सॉल्व करने की, तो है। रिप्लेस कमांड से सबको एक ही फॉर्म में लेकर आएंगे पहले, या तो सबको सीधा सीधा स्लैश में या हाइफन में, राइट? और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है? अब अगर हम डेट कर दे और मैं कोई भी फंक्शन, कोई भी मैं फॉर्मूला फंक्शन यहां पर लगाऊं, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? 1 लाख रिकॉर्ड, 5 लाख रिकॉर्ड को करने में भी टाइम लगेगा क्या? डबल क्लिक ही तो करना है ना नीचे तक, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बेसिकली आपको डेटा कुछ क्लीनिंग सोर्स पर करनी होती है, एंड दैट्स अ सिंपल प्रोसेस गाइस। देखो, पावर क्वेरी एडिटर से पहले एक कॉन्सेप्ट और बोला जाता है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, जो बेसिकली हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आज का ही पार्ट है शायद ये। निशान 2 मिनट दो बस मुझे, है ना? तो मेजरली आपको समझना क्या है गाइस, ये समझना है कि जब आप बात करते हो डेटा क्लीनिंग की, राइट, तो डेटा क्लीनिंग 100% कभी भी पावर बीआई के बेस पर ही नहीं हो सकता। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, बल्कि बोला जाता है जब परफॉर्मेंस की बात आती है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हम लर्न करेंगे और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो अगर आप अपनी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस बेटर चाहते हैं तो ये बोला जाता है कि एज मच एज डेटा क्लीनिंग इज पॉसिबल एट द सोर्स लेवल, ट्राई दैट वन फर्स्ट। फायदा क्या होगा? देखो एक बात समझो, आपने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, चाहे जितना भी डेटा है, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल पहले भी लिया, मैं फिर से ले लेता हूं एक एग्जांपल। आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, लेट्स से वो शूटिंग का गेम है, हिटिंग का गेम है, कुछ भी,
कोई भी गेम ले रहे हो आप लोग, गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसका जो इंटरेक्टिविटी है वो बहुत खूबसूरत है, उसका लुक बहुत अच्छा है, उसके सारे मतलब विजुअल बहुत अच्छे यूज हुए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, की दबा रहे हो, लेट्स से फायर करने के लिए अपने की दबाई, और वो की दबाने के बाद अगर आपको 30 सेकंड्स वेट करना पड़ जाए तो एक फायर करने के लिए, क्या आप उसे कभी अच्छा गेम मानोगे? बिल्कुल, ठीक है। इतने में तो आप उस गेम को ही कहोगे इसे निकाल भाई, बेकार है। तो एग्जैक्टली द सेम हैपेंस विद द पावर बीआई एंड टैबलू रिपोर्ट्स एज वेल। अगर आपकी रिपोर्ट माना कि बहुत खूबसूरत है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस स्लो है ना, मतलब क्लिक करने के बाद टाइम ले रही है वो फिल्टर करने में, रिजल्ट देने में, तो वो कभी अच्छी रिपोर्ट नहीं मानी जाती। तो उसका पहला टॉपिक है कि एज मच एज लेस रिसोर्सेज ऑफ पावर बीआई विल यू यूज, दैट मच परफॉर्मेंस विल गेट इंक्रीज। अब जितना कम पावर बीआई के रिसोर्सेज को यूज करोगे गाइस क्लीनिंग के लिए, उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो। सोचो जब हम लोगों ने डेटा लोड किया था बिना क्लीनिंग के, तो खट से लोड हुआ था ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी अब, और जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था उसे, जब हम लोग देख रहे थे अपनी क्लास में कर रहे थे हम लोग, करेक्ट? So that is what the execution time was increasing every time. ऐसा वो जो पॉसिबल हो वो कर लो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको करना वही है, उससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। गुड वन, जो पॉसिबल है, राइट? तो सर डेट का ही वो इशू रहता है। हाँ, तो डेट का इशू एक ऐसा इशू है, अगर आपके पास एक कॉलम में कहीं पे स्लैश और एक कॉलम में ये आ रहा है कहीं पर, तो उसका तो सॉल्यूशन रिप्लेस कमांड से हो जाएगा। जहां जहां उसे स्लैश मिल रहा है उसे हाइफन में बदल दो, या जहां जहां उसे हाइफन में मिल रहा है उसे स्लैश में बदल दो, उसके बाद उसको कॉलम ब्रेकिंग हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर आपके सेम कॉलम में कहीं पे रिकॉर्ड किस में है, रो में है, उसमें है डीडीएमएम में है, और कहीं पर वाई में, तो एक तरीका तो ये कि आप सोर्स पे करके लाओ उसे। है यहां पर भी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला फंक्शन यहां भी लगेंगे, पावर क्वेरी में भी लगेंगे, लेकिन आपको सोर्स पे करने में बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। क्लियर हो गया गाइस? चलो हाँ जी दिशांत, आप बोलो, आपका कोई क्वेश्चन? तो सर बेसिकली आप कह रहे हैं अगर डेट्स वगैरह में कुछ भी अगर हमको अमेंडमेंट करना होता है, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि उसको हम सोर्स में जो एक्सेल है उसी में करें। नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं कहा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो फिर ये जो काम मैंने किया ये तो फिर बेकार हो गया। नहीं, रिकमेंडेड मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर मिक्सचर ऑफ डेटा है तो रिकमेंडेशन है कि आप वहीं पर ही करें। ओके, यस, है ना? नहीं तो अगर सेम कॉलम में, देखिए पावर क्वेरी कहता है कि कॉलम में एरर होना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आपके रिकॉर्ड ही मिसमैच होना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अनफॉर्चुनेटली पावर बीआई तो अलाउ ही नहीं करता कि किसी भी सेल में जाकर के आप टाइपिंग कर दो, ये कर दो, कर ही नहीं सकते आप। यस, तो वो चीजें आपको वहां रिप्लेस करेंगे अगर रिपोर्ट मिसमैचिंग है तो। ओके, क्योंकि यहां जो भी कमांड लगती है पूरे कॉलम पर लगती है, ऐसा नहीं होता कि इस पर लग जाएगी, इस पर नहीं लगेगी, इस पर लग जाएगी, इस पर नहीं लगेगी। आप एक एक ढूंढ के नहीं लगा सकते कि इस सेल पर अकेले पे कमांड लगा दो, चाहे रिप्लेस कमांड लगाओ या लगाओ, जो कमांड लगाओ वो लगेगी किस पर? पूरे कॉलम पर। तो ये सोचते हुए, हाँ जी सर मेरा एक एक्सेल का क्वेश्चन है, सॉरी सर, कोई बात नहीं, बोलो, आज तक मुझे समझ नहीं आया। सर वो जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल्स में चाहते हैं कि फॉर्मूला लगाए तो वो तो हम लगा लेते हैं, बट सर उसको ड्रैग के अलावा भी कोई ऐसा है कि वो पूरे मेरे कुछ पर्टिकुलर्स में जो फिल्टर्स अप्लाइड है सिर्फ उसी में वो फॉर्मूला आए? सर आपने बताया गो टू स्पेशल के साथ विजिबल सेल्स और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभिलाषा सॉरी सर, ये सर बहुत से मैं हमेशा भूल जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब समझ में आ गया हमने डेलीमीटर क्यों किया था। डेलीमीटर कमांड अभी खत्म नहीं हुई गाइस, स्प्लिट डेलीमीटर, ये देखिए एग्जांपल दिखाया गया था आपको। फिल्टर रोज, स्प्लिट डेलीमीटर, ये आपके ऊपर जो स्प्लिट कॉलम है वहीं पर है ना, वही वाला ऑप्शन है ना। हाँ जी। हमने फिल्टर रोज क्यों लगाया था गाइस? ये चेक करने के लिए कि हमारे पास इसके बाद में रिकॉर्ड है या नहीं है ना। रीऑर्डर, कॉलम को रीऑर्डर क्यों किया गया था बोलो?
भाई फिर डेट को पहले लाया गया, डेट मंथ फॉर्मेट को मिडिल में लाया गया और फिर Correct. बाद में ईयर को रखा गया और फिर सर सब ये क्या पूरा किया गया? स्टेप एक बार, सर ये पूरा स्टेप एक बार फिर से करके दिखा देंगे कैसे आपने बिल्कुल स्प्लिट किया? और ठीक है, ये डेटा था हमारा, है ना? अब जब शुरू ही कर रहा है तो फिर एक काम करते हैं, स्प्लिट कमांड पूरी खत्म कर लेते हैं, है ना भाई? दोबारा जब शुरू कर ही रहे थे उसको। तो गाइस देखो, मैंने इसीलिए कस्टमर डिटेल के अंदर काफी कुछ किया है। ये गलती से करेक्ट तो नहीं हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। नहीं, कभी गलती से करेक्ट हो गया और मैंने कर दिया और कभी गलती से करेक्ट। यहां पर मैंने आपके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन बनाई है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ कॉलम होती है, राइट? जैसे कि यहां पर आप देखिए, नेम कॉलम में मैंने जब ये कॉलम में इंफॉर्मेशन फिल करनी शुरू की थी गाइस, तो यहां पर मैंने एक काम किया, कुछ रिकॉर्ड को फुल बना दिया, फुल स्पेलिंग कर दिया कैपिटल में, कुछ की सिर्फ पहला कैपिटल किया, कुछ में मैंने किसी में भी कैपिटल नहीं किया। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे जिसमें कोई भी कैपिटल नहीं है, कुछ में सिर्फ सेकंड नेम का पहला लेटर कैपिटल मिलेगा, कुछ में कुछ और कुछ में कुछ, ये मिलेगा आपको। अगर आप स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। पावर ये कहता है कि समटाइम इट हैपेंस कि आपको डेटा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मोड में है, आप चाहते हो कि अगर कैपिटल वैल्यूज हैं वो अलग हो जाएं, स्मॉल वैल्यूज हैं वो अलग हो जाए, राइट? सो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया स्प्लिट कॉलम के अंदर। पहला ऑप्शन है बाय डेलिमिटर। आपको पता है डेलिमिटर का मतलब है बेस्ड ऑन अ सिंबल, एक सिंबल के बेस पर आप कॉलम्स को ब्रेकिंग करना चाह रहे हो, हाइफन, कॉमा, लेस देन, कोई भी ऐसा सिंबल जिसके बेस पर आपको कॉलम की ब्रेकिंग करनी है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, डेट वाले कॉलम में डेलिमिटर का यूज किया था, करेक्ट? लेकिन नेक्स्ट है क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब मैं कहता हूं कि हर दूसरे कैरेक्टर के बाद कॉलम की ब्रेकिंग हो जाए, या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड से जो कैरेक्टर दो उनके बाद पूरा डेटा अलग कॉलम में चला जाए, या राइट साइड से जो दो कैरेक्टर उनको अलग रखो और बाकी को अलग कॉलम में कर दो। दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड गाइस। सी व्हाट हैपेंड, ठीक है? हर दो लेटर के बाद क्या हो गया, एक अलग कॉलम ब्रेक हो गया, नेम 1, नेम 2, नेम 3 एंड एक्सेट्रा, करेक्ट? नाउ अंडू करते हैं इसको। आई एम श्योर यू नो हाउ आई डिड दैट अंडू। लेट्स गेट इट अगेन। फिर से मैं मिला कुछ बाय पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि आप डिफाइन करोगे कि पहले इतने कैरेक्टर के बाद, पहले इतने कैरेक्टर के बाद, या फिर दूसरे कैरेक्टर के बाद। लेट्स से 0, मतलब पहला कैरेक्टर हमारा 0 पोजीशन पर रहेगा, फिर 3, फिर कर देते हैं 5 और फिर छठा कैरेक्टर। लेट्स गेट इट ओके गाइस। तीसरे कैरेक्टर के बाद हमारा ब्रेक हो गया, मतलब 0 का मतलब है कि पहला कॉलम भी मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह रहेगा, समझ गए? फिर इसके बाद हमने क्या किया, DHE 3 के बाद किया था, फिर 2 किया था, तो क्या हुआ, हर कैरेक्टर, उतने कैरेक्टर के बाद पोजीशन डिवाइड हो गई, राइट? देखो अगर आप 0 नहीं करोगे, लेट्स गेट इट, मैं सीधा 3 कहता हूं, कॉमा 6 कहते हैं, 7 कहते हैं, ओके करते हैं। क्या हुआ, पहले के जो रिकॉर्ड था वो परमानेंट डिलीट हो गए, है ना? तो हमने इसको बोलना है कि भाई पहले का जो रिकॉर्ड, जो पहले लेटर थे वो रिमूव नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने उसको कहा 0, यानी कि पहली डिवीजन 0 पर नहीं होनी है, क्योंकि 0 का मतलब है कोई डिवीजन नहीं। उसके बाद कौन से कैरेक्टर पे पहले डिवीजन करनी है, 3 कैरेक्टर के बाद, फिर कितने के बाद करनी है, 6 के बाद, फिर किसके बाद करनी है, 7th के बाद। 7th लेटर से भी ब्रेकिंग कर दो, राइट? आप जितने कैरेक्टर दोगे वो उतने पे ब्रेकिंग कर देगा। डू यू गेट इट नाउ एवरीवन? नेक्स्ट वन इज लोअर टू अपर। समझ में आ गया क्या? स्टार्टिंग से लोअर ढूंढना शुरू करेगा वो, और जहां उसे कैपिटल मिलेंगे वहां ब्रेकिंग करेगा। अगर मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसकी स्टार्टिंग ही स्मॉल से हो रही है, तो ये कमांड प्रॉपर काम करेगी। लेट्स गेट इट नाउ। क्या कहीं भी कोई रिकॉर्ड मिल रहा है ऐसा? शायद मैंने ऐसा कोई नेम नहीं बनाया इसकी स्टार्टिंग स्मॉल से हो, बिल्कुल, और जैसे कैपिटल आएगा वहीं पर ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन गाइस, अपर कैरेक्टर से सारे नेम अपर से शुरू हो रहे हैं, जैसे ही लोअर आएगा वहां पर क्या कर देगा, और फिर नेक्स्ट अपर मिलेगा तो क्या कर देगा, बिल्कुल, चेक इट नाउ। यहां पे क्या हुआ, ये सारे अपर थे, लोअर गया ही नहीं, तो इसलिए कोई ब्रेकिंग नहीं। यहां पर कुमारी के अंदर क्या था, यू स्मॉल था, राइट? यहां कोई था ही नहीं,
यहां पर डी के बाद थे, तो इसलिए क्या कर दिया इसने, ब्रेकिंग कर दी, राइट। नाउ डिजिट टू नॉन डिजिट, ये रहा वो डेटा। इसमें आप देख रहे हो डिजिट भी है और नॉन डिजिट डेटा भी है, करेक्ट। सो इफ आई गो टू दिस वन, डिजिट टू नॉन डिजिट, समझ में आ गया। जैसे ही डिजिट के बाद नॉन डिजिट एलिमेंट आया, वो किसी भी पोजीशन पर हो, वहां पर क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गई, राइट। डिजिट के बाद जब भी नॉन डिजिट आएगा ब्रेकिंग हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन डिजिट टू डिजिट। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो स्प्लिट कॉलम के कौन सा समझ में आया, कितने सारे यहां पर अवेलेबल है। लेकिन हमारी डिमांड जो थी वो यहां पर थी, है ना, कि डेट है, डेट के अंदर ये पार्ट मेरा मंथ है, ये पार्ट मेरा, और ये मेरा ईयर है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे स्प्लिट कॉलम लगाना पड़ा, और वो बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर में मुझसे पूछ रहा है, हर बार ये सिंबल आएगा तब आप अपने आप भी सिंबल डिफाइन कर सकते हो, आप इनमें से कोई ले भी सकते हो, राइट। राइट गाइस, नाउ से ओके। जैसे हमने किया, व्हाट हैपेंड गाइस, स्प्लिट हो गया हमारे पास डेट 1, डेट 2, डेट 3। अब आपने क्या किया, ये वाला पोर्शन हमारे लिए डेट है, ये पहले चाहिए हमें, तो या तो इसको पकड़ के इसके बाद रख दो, इसको पकड़ के इसके पहले रख दो, बात तो एक ही रहेगी। कोई भी कॉलम की शिफ्टिंग करनी है, हमने इस कॉलम को ब्लैक लाइन का मतलब है कॉलम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा क्या हुआ, डेट 2 कॉलम पहले आ गया, डेट 1 बाद में आ गया, उसके बाद डेट 3 आ गया। फिल्टर से, क्योंकि जहां पे डेट होगी वहां पे 12 के बाद के रिकॉर्ड होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे, है ना। नाउ गाइस, अब क्या करना है हमें, इन तीनों को मर्ज करना है, राइट। तो राइट क्लिक करते हैं, मर्ज कॉलम। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हाइफन से करोगे या फिर किससे करोगे। सिंबल क्या रहेगा, स्लैश लगा दो, हाइफन लगा दो, क्योंकि पावर बीआई भी दोनों सिंबल समझता है डेट के लिए। मेजरली हम इसका यूज करते हैं, राइट। नाउ गाइस, व्हाट विल डू, कॉलम का नेम, तो जो भी इसका नाम रखना है वो आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहें कॉलम का, ट्रांजैक्शन डेट, डेट, जो भी कॉलम का नाम देना चाहें, ट्रांजैक्शन डेट्स, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, लेकिन अभी भी किसमें, टेक्स्ट में है। कैसे पता चला टेक्स्ट में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में एबीसी है ना, और ऊपर एबीसी भी लिखा हुआ है। तो अब हम यहां पर इसको डेट में कन्वर्ट करके फिर चेक करेंगे। अगर अब भी यहां पर ग्रीन लाइन बदल गई तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। That looks perfect now. अब 100% डेटा मेरा वैलिड है। Do you get it guys? शोभित, आपको क्लियर हो गया? यस सर, हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, तो वो इसीलिए राइट में आ गया। बोलिए। करना है कि वो उसको नंबर नहीं ले, वो पिन कोड की तरह ही ले। इसीलिए मैंने अपने डेटा में ऐसा डेटा डाला है पहले से। गुड क्वेश्चन, गुड वन, अच्छा सोच रहे हो। तो गाइस, मैंने ऐसा काम ऑलरेडी किया है अपने डेटा में, जहां इस तरह के क्वेश्चन जो उन्होंने किए हैं वो आएंगे। मैंने क्या बोला था, डेटा पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ, वो हमें लग रहा है कि क्लीन हो गया, ओरिजिनली वो क्लीन नहीं हुआ। वो कैसे नहीं हुआ वो मैं आपको प्रूव करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, नंबर कर लें गाइस। शोभित, आपने डेटा टाइप पूछी थी, तो डेटा टाइप ठीक है। यहां yes, से sir. इसका डेटा टाइप क्या रहना चाहिए, टेक्स्ट। इसका क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से, नंबर, होल नंबर कर लेते हैं। और रेवेन्यू मतलब करेंसी, और करेंसी पावर बीआई में किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, फिक्स डेसिमल पॉइंट। गुड, अब लग रहा है कि टेबल हमारी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गई गाइस। राइट, आपकी वाली फाइल बिल्कुल ऑन नहीं की, तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो स्कैनिंग है वो बता रहे कि आपने लास्ट 6 डेज बिफोर अपना डेटा अपडेट किया था। हो सकता है बीच में कोई नए रिकॉर्ड्स आ गए हैं। डू यू वांट टू डिस्प्ले द अपडेट्स और नॉट? अगर आप चाहोगे तो रिफ्रेश करोगे, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरत भी नहीं। तो ये अब क्या कर रहा है, पूरा डेटा दोबारा स्कैन करके ला रहा है, कहीं नए रिकॉर्ड तो नहीं आ गए, कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए आपके डेटा में, राइट। हाँ, तो सर एक डाउट था, तुम स्टेप लगा चुके हो तो क्लीन हो जाएंगे अपने आप। हाँ जी बोलिए। तो सर
सर ये डेटा टाइप आपने जो डिफाइन किया बस सिंपली ऊपर जो कंट्री कोड है या जो भी लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, राइट? हाँ, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, या फिर राइट क्लिक करके फिर उससे भी होगा, डेटा टाइप से भी चेंज होगा। तीनों तरीके थे ना? हाँ हाँ, राइट। सो गाइस, अब मुझे लग रहा है कि मेरा डेटा एकदम परफेक्ट हो गया। एक्चुअली नहीं हुआ। अब आते हैं कैसे और क्यों नहीं, है ना? सर एक डाउट था। बोलो 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 बोलो। जैसे ये डेट फॉर्मेट है, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने जो बाय डिफॉल्ट डेट दिया था वो मैच कर रहा था। वो तो इसलिए मैंने जब क्योंकि आपके change कंप्यूटर करने- सिस्टम में भी डेट फॉर्मेट MMDDYY है, यस यस। तो फिर आपको चेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट को DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए तो वो चेंज हो पाएगा फिर? बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि मैं जब ट्राई कर रहा था तो वो एरर दे रहा था, इसलिए। आपका देखो, सबसे पहले पावर बीआई क्या करता है, आपके सिस्टम के बेस पे स्कैनिंग करके डेटा टाइप डिक्लेयर करता है, राइट? अगर आपका MMDDYY है तो वो MMDDYY में तो ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं डेटा में, है ना? तो अगर क्लाइंट को किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो टेम्परेरी आपको अपना डेटा टाइप बदलना आपको अपना डेट फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। अच्छा, विदाउट चेंजिंग सिस्टम डेट वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा? वो इसलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। देखो रीजन समझो। एक बार क्लीनिंग के लिए आपको ये करना है। अगर वो आपके सिस्टम से मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी इसके फर्दर एनालिसिस में। लेकिन जब ये फाइल किसी के पास पहुंचेगी तो उसका जो भी फॉर्मेट है उसको उसके फॉर्मेट में मिलेगी, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो चाहे यूएस में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, राइट? उसको MMDDYY में दिखाई देगा। पर पावर बीआई कहता है कि जो डेटा आप उठा रहे हो मेरे लिए वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, और जब मैं अपने सिस्टम के डेटा टाइप से मैच कर रहा हूं तो वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो टेम्परेरी आपको अपने फॉर्मेट में, आप अपने फॉर्मेट में रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार डेटा पावर बीआई में आ गया तो पावर बीआई हैज अ कैपेबिलिटी कि जैसे आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम बदलेगा, फॉर्मेट बदलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। ये सिर्फ ड्यूरिंग द इंपोर्ट होता है। डू वी गेट इट? ओनली फॉर क्लीनिंग। सो बेसिकली आप कह रहे हैं सर, जब हम पावर क्वेरी में हमने उसको रिजॉल्व कर लिया डेट का इश्यू फॉर्मेट का, उसके बाद हमने जब इसका जो है पब्लिश कर दिया पावर बीआई में, एंड वो अगर हमने पब्लिश किया और वो यूएस में या कहीं पे भी गया तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको उन्हीं के फॉर्मेट में मिलेगा। रेसिपिएंट का जो सिस्टम है उसी का फॉर्मेट लेके बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सिर्फ इंपोर्टिंग के टाइम पर उसको चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके सर, थैंक यू। राइट, और वो भी कब चाहिए होती है गाइस? सिर्फ तब जब आपने उसे डिसेबल भी किया होगा, है ना? इंटेलिजेंस भाई देखो, आप समझो, मैं जो डेटा उठा रहा हूँ वो CSV से उठा रहा हूँ। मैंने ये डेटा एक्सेल से क्यों नहीं उठाया? सोचो क्यों नहीं उठाया एक्सेल से? क्योंकि एक्सेल तो आपके सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली डेट्स को चेंज कर देता है ना, CSV तो नहीं करता है ना। इसलिए यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। जब आप एक्सेल से डेटा उठाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वेब से डेटा उठाओगे तो ये प्रॉब्लम कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा। आप SQL से डेटा उठाओगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। ये तो मुझे आपको सिखाने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ तो करके देना था ना। नहीं तो पूरा डेटा क्लीन आया था, आप कहते ये कैसा, कुछ तो है ही नहीं, बस आया उठाया डेटा बना के दे दिया। क्लियर हुआ गाइस? तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जनरली आपको नहीं करने पड़ेंगे अगर आपका डेटा एक्सेल में वैलिडेट है तो। ठीक है, चलो। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो गाइस, हमें लग रहा है कि हमारा डेटा वैलिडेट हो गया। मैंने पहले भी कहा था नहीं हुआ, और उसको वेरिफिकेशन कर लेते कैसे। देखो, नंबर 1 हमने यहां पर एक चीज देखी। क्या? मेरे पास इस शीट में 2012 से लेकर के 2017 तक का ही डेटा है, और इस शीट में 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा है। करेक्ट? अब अगर मैं इसे पावर बीआई में लोड करता हूं तो गाइस, आपको नहीं लगता आपको दो टेबल तो दो तरह से यूज करनी पड़ेगी? होना क्या चाहिए? एक ही टेबल में एक डेटा होना चाहिए ना? करेक्ट भाई, ये 2012 से लेकर के 2022 तक का डेटा एक जगह होना चाहिए, ना कि अगर मान लो इस तरह से मेरे पास हर साल का डेटा होता है, ऐसे तो मेरे पास 50 फाइलें होती। 2012 का अलग होता है, 13 का अलग होता है, 14 का अलग होता है, 15 का अलग अलग होता है। ये तो फिर मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है ना। सो हियर पावर बीआई यूज्ड टू से समथिंग एल्स। नंबर 1, एक डेमो दिखाता हूं आपको। पहले वो डेटा समझना जरूरी है आपके लिए। यहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया गाइस,
समझ लो फोल्डर में क्या है। मेरे पास यहां पर 2015, 2016, 2017 का डेटा बिल्कुल अलग से स्टोर है। हर शीट में डेटा बिल्कुल अलग है, राइट? लेकिन ये है किसमें? एक फोल्डर में, राइट गाइस? ऐसे ही मैंने एक डेटा और बनाया, इसमें 1950 से लेकर के 1900 तक का पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है, यहाँ 2000 से लेकर के 2049 तक है, और यहाँ 2050 से लेकर के 21 तक का इंफॉर्मेशन है, राइट? लेकिन ये सारी फाइलें एक ही फॉर्मेट में है और इन सबका स्ट्रक्चर भी एकदम मैच है। कॉलम का नाम तक भी इधर से उधर मैच, ऐसा नहीं हो रहा कि मिसमैच हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो ऐसे तो मेरे पास अगर 50 फाइलें आ गई तो 50 फाइलों को इंपोर्ट करके उन्हें मर्ज करना तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। सो वी हैव टू प्रोसेस। वन, आपके पास अगर फोल्डर है, आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा डेटा इंपोर्ट कर लो एक फोल्डर से। और ऐसा नहीं है कि डेटा इंपोर्ट से पावर बीआई से हो सकता है, पावर क्वेरी से भी हो सकता है, राइट? हम यहां जाएंगे, वही सेम डाटा बॉक्स खुलेगा, चेक करना, खुला गया। और मैंने इस बार क्या ले दिया? फोल्डर ले लिया, राइट? फोल्डर लेने पर मैंने कनेक्ट किया। Now it will ask me the position of the location of the folder, ठीक है? एक सेकंड दो, मैं सिस्टम से उठा के लाता हूं, सीधा सीधा डायरेक्ट कॉपी मारते हैं। अच्छा, या तो कॉपी मार ही नहीं सकते ना, ये वाला ले लेते हैं, पूरा पाथ कॉपी मार देते हैं यहां पर। एवरीवन, कोई डाउट नहीं? ओके करते हैं। और अब हमारे पास कुछ नया डायलॉग बॉक्स ऑन होगा और एक नया आइकन आएगा। पहले मुझे ये बताओ गाइस, इस आइकन का मीनिंग तो सबको पता है ना? ये जो यहां पर आ रहा है, क्या है ये? फिल्टर है, राइट? और अब आपको 2 से 3 नए आइकन दिखने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान देना। जब हमने ये किया तो मुझे क्या दिखा रहा है? कि तो मुझे फोल्डर दिखा रहा है कि भाई आपके फोल्डर में मुझे 3 फाइलें मिली हैं, एक है 2015, एक 2016 है 2017, लेकिन तीनों का डेटा टाइप सेम है। इसे वो फाइल टाइप से कोई मतलब नहीं है। अगर फाइल टाइप अलग भी होता तो भी ये काम करेगी। सिर्फ एक ही शर्त है, क्या? स्ट्रक्चर एंड द कॉलम हेडर्स मस्ट बी द सेम। बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर एक भी कॉलम इधर उधर है तो प्रॉब्लम आएगी। कॉलम के नेमिंग मैच नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको मिलेगी बहुत सारी एरर्स, राइट? तो भी गड़बड़ है। यहां पर पहली डिमांड देखो गाइस, ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाया कब गया है? ये स्ट्रक्चर, ये जो लॉजिक बनाया गया है, इट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में चीजें कभी भी इधर उधर नहीं होती। अगर आप टेम्पलेट फॉलो करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम रहने वाली है अपनी लोकेशन पर, तब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप टेम्पलेट के बियॉन्ड जाकर के आप कहते हो कि एक शीट में तो मेरा नेम कॉलम पहला नंबर है और तीसरे में मेरा कॉलम नंबर चौथा है, इसमें यहां पर नाम है नेम, वहां पर एक ई नेम, तो गाइस विल नॉट वर्क। In that situation, you will receive so many errors. Correct? So now it is asking you कि आप बताओ सीधा सीधा डेटा ट्रांसफॉर्म करना है या पहले पूरा डेटा कंबाइन करना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है? ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, कुछ नया आइकन दिखाई देगा। डू यू गेट इट गाइस? क्या मिला? कुछ एक नया एरो ये दिखाने के लिए करा था, नहीं तो कंबाइन होकर सीधा वो दिखता नहीं आप लोग। ठीक है, मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, तो यहां पर ये डबल एरो का क्या भी नहीं है। देखो, अगर आपको डबल एरो कहीं पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि डेटा सिर्फ यहां पर अभी कोड लिखा गया है, कंबाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस एरो का मतलब है अगर आप इस एरो पर क्लिक कर दे तो ये डेटा कंबाइन हो जाएगा। जनरली मेरे पास कंबाइनर क्या था? ट्रांसफॉर्म था, तो मुझे ये एरो नहीं मिलता। फिर मैंने कहा था ना 2-3 तरह के एरो है, सब समझने। तो ये एरो अगर आपको कहीं भी दिख रहा है डेटा में, तो इसका मतलब वो डेटा कंबाइन करने के लिए। डू यू गेट इट नाउ? जिसमें अलग अलग फाइलों का डेटा कंबाइन होगा। लेट्स डू दैट नाउ। जैसे ही मैंने ये किया, अब एक नया फोल्डर भी बना सकता है ये,
अपने आप ही सेल्फ एग्जीक्यूशन करेगा, एक नया फोल्डर, एक ग्रुप भी बनेगा गाइस, जहां पर पूरा डेटा कंबाइन करने का प्रोसेस स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है कि रिकॉर्ड ऐसे हैं, देख लो भाई, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, कॉलम हेडर वगैरह तो डिफाइन नहीं किए कहीं पे, और अगर कॉलम हेडर वगैरह नहीं किए तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। विल डू दैट वन। गाइस अब कुछ नजर आया, दो फोल्डर बन गए, एक फोल्डर ये बना, एक फोल्डर ये बना। अदर क्वेरी मतलब जो पहले से थी, और यहां पर क्या है, ये इसने सपोर्टिंग के लिए लिया है, आप इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस डेटा को कंबाइन करने के लिए इसे इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ गए? और ये डेटा कभी लोड नहीं होगा, सिर्फ लोड क्या होगा, ओनली दिस डेटा। डू यू गेट इट नाउ? इसका सपोर्टेड है, आपको यहां पर क्या मिला, तीनों का डेटा कंबाइन होकर मिल गया। लेट्स गेट इट, नो वरीज, काम करते हैं, इसमें टॉप रो को हेडर बनाते हैं, ये तो चाहिए ही नहीं कॉलम मुझे, है ना गाइस? ठीक है, ये अंडू करके देखते हैं कि इसमें तीनों का डेटा आगे नहीं आ गया, फिल्टर से पता चल जाएगा। आ गया गाइस? है सारा डेटा यहां पर, तो ये कॉलम तो मुझे चाहिए नहीं, बाकी इनकी डेटा टाइप टॉप हेडर, वही क्लीनिंग जो मैं वहां कर रहा था वही मुझे यहां पर करनी है, राइट? अभी कैसी इंफॉर्मेशन है, ये डेट है जो कि सही है बिल्कुल, ये भी डेट है, इसमें फिर वही प्रॉब्लम आ गई यूएस वाली, तो फिर से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट? फिलहाल जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इस कि अब हमारा डेटा अगर हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो अब देखेंगे ये फोल्डर लोड नहीं हो रहा है, लोड में सिर्फ क्या पहुंचेगा, मर्ज डेटा, कंबाइंड डेटा। अब आपको यहां पर सेल्स रिकॉर्ड के नाम से एक नई टेबल दिखाई देगी, सेल्स डेटा के नाम से। डू यू गेट इट गाइस? और हमारे पास तीनों साल का डेटा मर्ज है यहां पर, तो क्लीनिंग तो अभी हमें इसमें भी करने की जरूरत है, लेकिन अभी ये कहीं यूज नहीं करनी, तो फोल्डर भी समझ में आ गया आपको, और वो डबल एरो का मीनिंग समझ में आ गया, राइट? तो ये हुआ पहला तरीका डेटा को कंबाइन करने का, कि हमने सीधा फोल्डर दिया तो फोल्डर में से डेटा हो गया। अगर मैं इस टेबल को डिलीट करने की कोशिश करूं तो वो आइकन है, गाइस डिड यू नोटिस समथिंग? क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं इसे डिलीट? क्योंकि वो हमारी डेटा सेल्स के सेल्स डेटा के साथ सपोर्टेड फाइल है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो, और अब करने की कोशिश करो तो क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जहां वो डेटा यूजर तो वो फाइल डिलीट होगी ना गाइस, जब वो डिलीट हो गई, जहां उसकी जरूरत थी वहां है ही नहीं, तो फिर सपोर्टेड फाइल की कोई जरूरत नहीं। डी गेट इट नाउ? क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये था पहला तरीका, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे जहां हमारे पास फोल्डर है, हमारे पास तो ऑलरेडी डेटा है, करेक्ट? मुझे तो ये डेटा कंबाइन करना है। इस डेटा को कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूं? तो देखो, जब हम कंबाइन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है मर्जिंग ऑफ डेटा, एक होता है अपेंडिंग ऑफ डेटा। कौन कौन से होता है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप बात करते हो अपेंड की, तो अपेंड का मतलब होता है एक डेटा के नीचे दूसरे रिकॉर्ड्स को ऐड करना, समझ गए? उसमें आपके कॉलम का स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। अपेंड में क्या हुआ गाइस? एक टेबल ऑलरेडी है, उसके नीचे हर कॉलम में उसका रिकॉर्ड ऐड करना। जब नए रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो हमारे लिए कहलाता है अपेंड ऑपरेशन, राइट? लेकिन एक क्या होता है जहां आपको रिकॉर्ड ही मर्ज करने, कॉलम मर्ज करने, तो वो ऑपरेशन पावर बीआई में कहलाता है मर्जिंग। डू यू गेट इट? क्लियर हुआ सब लोगों को डिफरेंस? मर्ज इज एक्चुअली कॉलम मर्जिंग
एंड अपेंड इज रिकॉर्ड मर्जिंग। जब रिकॉर्ड ऐड होते हैं तो अपेंड ऑपरेशन होता है, और जब कॉलम ऐड होते हैं, कॉलम कंबाइन होता है, तो कौन सा होता है गाइस? वो होता है रिकॉर्ड में मर्ज होता है। सर बेसिकली आप कह रहे हैं अपेंड ऑफ डेटा, मतलब ये होता है कि एक डेटा के नीचे दूसरे डेटा आके वो हो जाए, तो आके मतलब शिप मतलब सेटल हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन इसमें ये होता है कि टेबल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सेम होना चाहिए, राइट? हाँ जी, अपेंड के लिए टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। तो यहां पर गाइस हमारा डेटा टाइप हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे। अगर किसी भी कॉलम का कोई डेटा टाइप वगैरह डिक्लेयर नहीं हुआ है तो गाइस वो वेरीफाई कर लो, ठीक है, और को डिफाइन कर दो। मैंने ये टेबल छोड़ दी थी आप लोगों के लिए, तो हो गई है सब लोगों की? किसी को कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ पर? पक्का? मर्जिंग ऑफ डेटा ये भी एक बार बता दीजिएगा फिर से प्लीज। सर अभी मर्जिंग वाला काम नहीं किया, अभी वो करना है। ठीक है सर। उसके लिए स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये कॉलम कैसा है? स्ट्रक्चर अपेंड के लिए भी जरूरी है सर, सब कुछ उसके लिए, अपेंड के लिए। मर्जिंग तो दोनों ही ऑपरेशन है ना। मर्जिंग में दो ऑपरेशन हो गया ना, एक अपेंड और एक मर्ज। अपेंड का मतलब हो गया रिकॉर्ड अपेंड करना, और मर्ज का मतलब हो गया कॉलम अपेंड, लेकिन दोनों ही मर्ज कमांड है, ठीक है। सो यहां पर इसका स्ट्रक्चर तो कॉलम और वो अलग है, लेकिन इसका तो अलग है ना गाइस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम लाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने इसको कर दिया टेक्स्ट। एक काम करते हैं, सारे टेक्स्ट वाले एक साथ सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ। दिस वन, दिस वन, दिस वन। सर आपका स्ट्रक्चर से मतलब डेटा टाइप है? डेटा टाइप और कॉलम नेम भी है। तो ये दोनों मर्ज और अपेंड दोनों में ये दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए। अपेंड में जरूरी है, मर्ज में नहीं। अच्छा, मर्ज जो आप फोल्डर्स वाला बता रहे हो कि एक फोल्डर में मल्टीपल शीट्स अगर हैं तो? गाइस मैंने ये कब बोला कि मर्ज का मतलब मल्टीपल शीट से है? मर्ज का मतलब है आपके कॉलम्स की मर्जिंग करना, ठीक है सर। इसको दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं, अपेंड करना मतलब यूनियन करना और मर्जिंग काइंड ऑफ जॉइन, राइट? अगर टेक्निकल पता है तो सबको पता है, यूनियन और वो इंटर ये पता है सब लोगों को। अब नहीं पता तो फंस जाएंगे ना। अक्षय जिसको पता है उनका ठीक है, जिसको नहीं पता उन्होंने मेरे कान खींच लेने क्या बोल दिया, इसलिए मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो गाइस, जिन लोगों ने टैब्लू किया उनको तो पता होगा, यूनियन भी पता होगा और ज्वाइनिंग भी पता होगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं अपेंड की तो हम बात कर रहे हैं यूनियन की, और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मर्ज की, तो हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग की। जिन्होंने टैब्लू किया उनको तो पता होगा, मैंने ही पढ़ाया टैब्लू, ठीक है, ये चीज सिखाई मैंने। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कंफ्यूजन है, तो मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। अपेंड का मतलब हुआ रिकॉर्ड एडिंग और मर्ज का मतलब हुआ कॉलम एडिंग। अभी क्लियर है? एंड गाइस मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, मैंने अपने डेटा में सब कुछ डाला है, डोंट वरी। तो पहले एक जो शर्त है अपेंड के लिए वो क्या है? स्ट्रक्चर मस्ट बी द सेम। और जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो कॉलम के नेम प्लस उनका डेटा टाइप प्लस उनका ऑर्डर सब कुछ उसका पार्ट है। डोंट वरी, एक कॉलम को इधर उधर करके देख लेंगे और बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए डेटा टाइप को सेम कर लें जिससे काम ज्यादा ना बढ़े। अपेंड के लिए स्ट्रक्चर का सेम होना जरूरी है। गाइस अब मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, एक कॉलम को रीनेम करके पी सी कर देते हैं, ठीक है। एक टेबल में क्या है और एक में क्या है, प्रोडक्ट सी। छोटा सा तो डिफरेंस किया हम लोगों ने। अपेंड करते हुए आप अपने आप देख लेना प्रॉब्लम क्या आने वाली, ठीक है। सो अपेंड दो तरीके से होता है। एक तो आप ऑलरेडी किसी टेबल में डेटा है उसमें नीचे रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, एक एकदम से नई फाइल बने जहां पे इन दोनों को डेटा कंबाइन होकर के आ जाए। हो सकता है ना दोनों तरीके से। तो पहले वाला देख लेते हैं। मैंने अपनी पहली टेबल को सेलेक्ट किया
और कंबाइन ग्रुप के अंदर मुझे कमांड मिली कौन सी, अपेंड क्वेरी। हमने जब अपेंड क्वेरी पे क्लिक किया तो हमारे दो ऑप्शन मिलते हैं, अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट अपेंड क्वेरी चलेगी, एज न्यू नहीं चलेगी। न्यू का मतलब एक नई ही क्वेरी बनेगी। अपेंड क्वेरी करते हैं, नाउ इट इज आस्किंग आपकी इस टेबल के अंदर डेटा ऐड करेगा, इसलिए इसे होल्ड कर दिया जाएगा कि ये दूसरे किसी ऑपरेशन में यूज में नहीं आए, क्योंकि इसमें तो डेटा ऐड करना है, राइट। नाउ इट इज आस्किंग कि बताओ सेकंड टेबल कौन सी है जिसका डेटा इसमें ऐड करना है। मैंने क्या किया, 2012 वाले में तो ऑलरेडी था, ये क्या किया, ले लिया भाई। उसमें तो दिखा रहा है, वो तो करंट टेबल है जो सेलेक्ट में है। तो आपको कौन सी लेनी है, 18 से 22 वाला डेटा। लेट्स से अगर 2 से ज्यादा टेबल हुई तो आपके पास ऑप्शन है, टेबल सेलेक्ट करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, सेलेक्ट करो, ये करो, ऐड करो, फिर से ऐड सेलेक्ट करो, ऐड करो। जो जो टेबल आपको ऐड करनी है वो ऐड करो, जो रिमूव करनी है वो रिमूव कर दो, राइट गाइस। तो हमने क्या किया, ये सेलेक्ट किया, होम के अंदर कंबाइन के अंदर अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में हमारे पास इस टेबल के अंदर कौन सी टेबल का डेटा लेना है, और हमने कहा ओके। लुक्स गुड गाइस, बिल्कुल सही लग रहा है, एक्चुअली नहीं, चेक करो। यहां पर एक कॉलम है, गाइस कुछ नजर आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने हेडर मैच ना होने की वजह से पहले 13,000 रिकॉर्ड, तो 1000 का प्रीव्यू देता है, ब्लैंक है, और 13,000 के बाद डेटा ऐड हुआ है। और इसमें उल्टा हुआ होगा, इसके शुरू के 13,000 रिकॉर्ड ओके हैं और 13,000 के बाद इसमें नल होगा। ऐसा क्यों हुआ, कॉलम का नाम मैच ना होने की वजह से। तो इसीलिए हमने कहा था कि यहां पर स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। डू यू गेट इट नाउ गाइस। अब करें इस काम को, दोबारा करते हैं। लेकिन एक काम क्यों करें, ऐसा कर ही क्यों रहे, एक काम करते ना, एक नई शीट ही बनाते है ना। तो हमने क्या किया, अपेंड एज अ न्यू। तो उसका फायदा क्या, अगर उन दोनों में भी अपडेट होते रहे तो थर्ड फाइल में आता रहेगा, अगर उनमें अपडेट भी हो रहा है तो, है ना। रीजन 1 का डेटा, रीजन 2 का डेटा, रीजन 3 का डेटा होता रहे तो मैं अपडेट होता रहे, मेरे पास अपने आप हर बार क्या होता रहेगा, कंबाइन होकर एक फाइल मिलती रहेगी मुझे, राइट। नाउ 2 फाइलें हैं तो दोनों को सेलेक्ट किया, और जैसे ओके किया गाइस, दोनों के लिए मुझे एक नया क्वेरी मिलेगा, मिला। और इसे हमने क्या किया, ऑल डेटा कर दिया। इसमें अपेंड क्वेरी करके हमने नया कर दिया ना, तो इसने क्या किया, उन दोनों को कंबाइन करके एक नई बना दी। हाँ वही दिखा, अब वो देखते जा रहे ना, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है गाइस, क्या आगे कोई प्रोडक्ट कोड या पी कोड जैसा कोई नया कॉलम बना। और वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्परेरी डेटा को लोड करोगे, और लोड करके यहां पे जो ऑल डेटा आएगा उसे चेक करो कि उसके अंदर 2012 से लेकर के 22 तक का डेटा है या नहीं है। ऑल डेटा आ गया, 2022 का डेटा भी यही है। डू यू गेट इट नाउ। 12 से लेकर के 22 तक का डेटा एक फाइल में, लेकिन अब और कंफ्यूजन हो गया, ऑल डेटा भी यही है, तो अब तो यूजर ज्यादा कंफ्यूज हो गया ना गाइस, डेटा लेना कौन सा है। डोंट वरी, आप एक काम करो, इन दोनों टेबल्स का लोडिंग ऑफ कर दो। ये सिर्फ किस लिए यूजर की जाएंगी, डेटा को कंबाइन करने के लिए। तो इस पर राइट क्लिक करके अनेबल लोड को अनचेक, मतलब इसका डेटा पावर BI में लोड नहीं होगा। ये सिर्फ सपोर्टिव फाइल है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा कंबाइन तो इन्हीं रेफरेंस से हो रहा है ना, राइट। एक हमने ये लिया, इसको भी हमने क्या किया, या तो यहां से कर दो या फिर ऑल प्रॉपर्टी से जाके भी आप अनेबल लोडिंग को ऑफ कर सकते हैं। डू यू गेट इट नाउ। दोनों लोकेशन से
या तो ऑल प्रॉपर्टीज से या राइट क्लिक करके अनेबल लोड। एक बार फिर से करते हैं, क्लोज एंड अप्लाई गाइस। गाइस व्हाट हैपेंड? अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? ऑल डेटा। नाउ गाइस मैं इस फाइल को जरा सेव करके और फिर आपको इस फाइल का साइज दिखाता हूं। सर हमने जो 2 फाइल्स डिसेबल की हैं उनमें अगर सोर्स में फिर से डेटा आएगा, लेकिन वो अप्लाइड जो कंबाइन वाली है उसमें सब रीचार्ज चलेगा, डेटा सब होगा, सब डेटा कंबाइन उम्बाइन सब होगा। इसीलिए तो हमने उन्हें डिलीट नहीं किया। फाइल तो अब भी है, सिर्फ डेटा कंबाइन तो हुए क्वेरी थे। बिल्कुल, सिर्फ लोडिंग से होल्ड किया हमने, बाकी सब जगह वो यूज होगी सारे ऑपरेशन। यहां पर देखा फाइल का साइज क्या है गाइस? सोचो हमने 58 MB की तो सिर्फ वो एक फाइल उठाई थी। कौन से वाली? CSV वाली, डेट वाली, इसमें तो 18 लाख रिकॉर्ड थे उसके, और 58 MB उसका। फिर एक्सेल की इतनी सारी फाइलें उठाई थी, उसके बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? तो पावर BI आपके डेटा को अच्छे लेवल पर कंप्रेस भी करता है। क्लियर हो गया? इसीलिए कहा जाता है कि पावर BI कैन हैंडल लार्जेस्ट टू द लार्जेस्ट डेटा सेटिंग्स। डू वी गेट इट? कोई डाउट यहां पे किसी को? नाउ तो अभी हमने एक काम कर लिया अपेंड वाला। अपेंड में किसी को कोई डाउट है? अब बात करते हैं मर्ज की। पहली बात तो मुझे मर्ज चाहिए क्यों? क्या सच में यहां ऐसी कोई सिचुएशन है जहां मुझे मर्ज की जरूरत है? चेक करते हैं। अगर आप अपना ओल्ड डेटा भी चेक करोगे इस, तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट का रीजन है, ज्योग्राफिकल की है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कोड है, ट्रांजैक्शन डेट है, डिलीवरी डेट है, ऑर्डर आईडी है, लेकिन क्या प्रोडक्ट का प्राइस कहीं पर है? और अगर प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है तो आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कॉस्टिंग नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? तो मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट डिटेल टेबल से, यहां से कॉस्ट और प्राइस दोनों को कहां लाना है गाइस? ऑल डेटा टेबल में लाना है। अब एक और पंगा है, प्रोडक्ट डिटेल में तो मेरे पास सिर्फ 19 रिकॉर्ड है, और यहां पे कितने रिकॉर्ड है? 24,000। तो इसमें मैं कॉलम मर्ज करूं या ऑल डेटा में कॉलम मर्ज करूं? लेकिन तो हमको ये भी सर हमको ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्राइस का जो कॉलम, प्राइस का जो टैग्स है वो ऑल डेटा वाले टैब में मतलब जिसके सामने, जिस प्रोडक्ट के सामने प्राइस है वैसे ही आके बैठे। हाँ जी, तो बेसिकली हमें ऑल डेटा के अंदर कॉलम चाहिए ना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। मेनली तो हमें यहां पर चाहिए। तो अब हम अपेंड नहीं कर सकते। क्यों? अब हमें चाहिए कॉलम, तो हमने फिर से किया। मर्ज क्वेरी में भी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। मर्ज क्वेरी, एग्जिस्टिंग टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है या फिर से एक नया बनाना है। तो इस बार नया बनाना कोई लॉजिक बनेगा? आई डोंट थिंक सो। इसी में रहने देते हैं, है ना? तो हमने क्या किया? मर्ज क्वेरी किया। एंड नाउ हियर वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड जॉइनिंग। पावर BI विल आस्क यू, बताओ कौन सी जॉइनिंग आपको इस्तेमाल करनी है। जॉइनिंग का मतलब क्या होता है? दो टेबल के डेटा को ज्वाइन करना, उनके कॉलम्स को मर्ज करना। इनर ज्वाइनिंग यानी कि लेफ्ट ज्वाइनिंग, राइट ज्वाइनिंग, आउटर ज्वाइनिंग, ये सारी ज्वाइनिंग पता है। पावर BI ने अपनी ही 2 नई ज्वाइनिंग और इंट्रोड्यूस की है, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला कि बताओ कौन सी टेबल है जिसको कोई मर्ज करना है। दूसरी टेबल बताओ कौन सी है। हमें इस टेबल में प्रोडक्ट डिटेल नाम की टेबल का कॉलम मर्ज करना है, राइट? लेकिन ये क्या हुआ गाइस? ये तो अभी एक्टिवेट नहीं है। इसलिए एक्टिवेट नहीं है क्योंकि आपने ये नहीं बताया दोनों टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन कॉलम है जिसके बेस पर मर्जिंग यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ कॉलम पॉसिबल हो सकती है। तो कई बार पावर BI सेल्फ ही गलत कॉलम को हाईलाइट कर लेता है और ऐसे में आपको देता है 0 मर्जिंग। क्या हुआ? उसके 24,000 रिकॉर्ड के साथ 0 मर्जिंग हुई है। तो आपको सिर्फ हाईलाइट का मतलब है कि ये कॉलम के बेस पर वो मर्जिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है? तो प्रोडक्ट कोड यहां से लिया, प्रोडक्ट कोड यहां से लिया, और इसने डिफॉल्ट ही कौन सी ज्वाइनिंग लगा दी गाइस? लेफ्ट। और यहां नंबर क्या हो गया? एकदम
परफेक्ट मैच हो गए, यानी कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड यहां पहुंच सकते हैं और 24,267 तक ये वैल्यू पर 100% मैच कर रही है, कोई रिकॉर्ड जीरो ब्लैंक नहीं आया, राइट। पहले में मैंने किसी और कॉलम को क्लिक करके देख लिया था, तो दोनों कॉलम एक नहीं है ना, सेम नहीं है, तो यहां पर की कॉलम होना जरूर। हाँ, उसके 19 रिकॉर्ड क्या होगा, उसे P001 का, P001 का रिकॉर्ड जहां भी मिलेगा उसके सामने उसका प्राइस डाल दिया जाएगा। तक तो फिल कर देगा, उसके बाद ना इसमें उल्टा किया तो प्रोडक्ट डिटेल में किया तो हमने ये वाला लिया जिसमें 19 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो हमें ऑल डेटा वाला दिखेगा, तो 19 तक ही तो फिल होगा ना, जो मैं समझ गया था, इसलिए मुझे ये खोलनी पड़ रही है फाइल, फोन करने तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ नहीं रखी वो, और टैबली वाली क्लास में है क्या? ऐसा करना डाटा आपके कैसे का प्लान है, डाटा पिक करते करेक्ट। कहाँ डाल दिया यार मैंने, रुको एक सेकंड दो। अच्छा, मिल गया। हाँ भाई, ज्वाइनिंग टाइप समझ ले फटाफट। देखो गाइस, ज्वाइनिंग टाइप काम कैसे करती है पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो सबके साथ ही रहता है। जब हम टेक्निकल वर्ड की बात करते हैं, SQL सर्वर की, ओरेकल की, या फिर एक्सेस की, या फिर किसी भी डेटाबेस की, तो ज्वाइनिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए मैंने टेम्परेरी यहां पर डेटा बनाया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कम है या ज्यादा है, डेटा मैचिंग और मिसमैचिंग देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, दोनों में एक कॉमन कॉलम है, कौन सा? आईडी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं राजेश कुमार की मंथली सैलरी क्या, आप मुझे बता देंगे, है ना? करेक्ट, क्योंकि इसकी आईडी दोनों की मैच कर रही है। लेकिन अगर आप मेरी टेबल को देखेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो इसमें है, इसमें नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इसमें है और इसमें नहीं। ऐसे में ज्वाइनिंग क्या करेगी? तो यहां पर टाइप ऑफ ज्वाइनिंग मैटर करता है, आप कौन सी ज्वाइनिंग टाइप यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग टाइप जिसे हम इनर ज्वाइनिंग कहते हैं। इनर ज्वाइनिंग कहता है कि आपकी पहली, मैंने यहां पर दोनों कॉलम लिखे हैं, जनरली दोनों कॉलम हम नहीं लिखते क्योंकि कॉमन कॉलम कभी भी रिपीट वो एक ही बार आता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर दोनों कॉलम दो बार लिख दिए, आईडी है ना। तो इसने पहला मैच किया A001, क्या इस टेबल में है, मिल गया, तो उसने A001 के रिकॉर्ड उठा लिए वहां से। फिर इसने चेक किया इसके अंदर A002 है लेकिन A002 इसमें नहीं है, तो उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया। A003 के यहां पर है, A003 के यहां पर है, तो इसने क्या किया, A003 का भी डेटा निकाल लिया। फिर इसने यहाँ पे A04 को चेक किया, A04 इसको मिल गया, वो भी हो गया। फिर उसने A05 को चेक किया, A05 इसमें नहीं है, A06 यहां पर है, A06 यहां पर नहीं है, A08 यहां पर है, A08 यहां पर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ गाइस, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो आया। तो ऐसे में आपका बहुत सारा डेटा छूट जाएगा। तो फिर बनाई गई, और अब अभी हम पावर BI में कौन सी ज्वाइन यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि लेफ्ट टेबल, देखो यार लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, जो टेबल पहले ले ली जाएगी, हमने पहले कौन सी ली थी, तो इसे मान ली जाएगी लेफ्ट, मान ली जाएगी। अब लेफ्ट ज्वाइनिंग के सारे रिकॉर्ड तो चेक करो, A से लेकर के 6 तक,
सारे रिकॉर्ड, राइट। अब इसमें इसका कॉमन ढूंढा, मिल गया, जहां जहां मिला और जहां जहां नहीं मिला वहां पर। लेकिन यहां पर अब अगर रिपीट भी हो गई A001 दोबारा भी आ गया तो दोबारा यही तो डाल दिया जाएगा। क्या हो रहा है यहां पर पावे में, वही तो हो रहा है ना। यहां अगर 25,000 रिकॉर्ड हैं भी तो इसे A00 जहां भी P001 मिलेगा, P001 की वो क्या है, तो चाहे एक बार आए या 10,000 बार आए तो उसे तो यही प्राइस बार बार उसके सामने प्रिंट कर देना है, करेक्ट। हाँ, अगर आप चेंज कर देते हो राइट आउटर जॉइन, बिल्कुल अब उल्टा हो गया। क्या हो गया, सॉरी, अब हमने बोल दिया राइट जॉइनिंग। राइट जॉइनिंग का मतलब है राइट के तो सारे रिकॉर्ड, लेफ्ट के सिर्फ वो जो मैच हो। तो यहां पर राइट के सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन लेफ्ट के कौन से, तो यहां पर भी इसमें वही किया भाई, जैसे आपने राइट किया, क्या कह रहा है भाई, राइट टेबल में यानी कि सॉरी टेबल में 19 रिकॉर्ड है, 19 से जो पहले मैच हो जाएंगे, बाकी नहीं, छोड़ दिए उसने सारे, राइट। अब आपने इसे फिर चेंज कर दिया, कौन सी, फुल ज्वाइनिंग कर दी। अब फुल में क्या होगा, लेफ्ट के भी सारे और राइट के भी सारे। ऐसे में नल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, अगर रिकॉर्ड मैच नहीं हुए तो नल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये हो गया फुल आउटर ज्वाइनिंग, और इसी को पावर बीआई कहता है फुल आउटर ज्वाइनिंग के नाम से। दी गेट इट। तो यहां तो मैं फुल करूंगा तो भी दोनों मैच हो जाएंगे, और अगर लेफ्ट करूंगा तो भी दोनों मैच हो जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये समझो गाइस, क्योंकि दोनों में ज्यादा रिकॉर्ड इसके अंदर है। तो यहां पर हमने क्या किया, लेफ्ट किया, और ये क्या है इनर, मतलब यहां सारे रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है जो ट्रांजेक्शन में ना हो, प्रोडक्ट का नाम हो, तो यहां भी सारे सेम रिकॉर्ड देगा। लेफ्ट एंटी जॉइन मतलब जो सिर्फ लेफ्ट टेबल में मैच नहीं कर रहे, और राइट एंटी का मतलब है जो राइट टेबल के रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे। समझ में आ गया। तो यहां हमारे कौन से काम कर जाएगी, लेफ्ट रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट आ गया गाइस। ओके करते हैं, लेकिन क्या है सच में ज्वाइन हो गया, नहीं, अब आ गया दूसरा एक, अभी तक एक एरो देखा था, ठीक है, दो एरो हो गए। कौन कौन सा, एक तो वो वाला है ना जो डिफॉल्ट फिल्टर वाला आता है, और दूसरा जो डबल एरो था, और अब मिला ये वाला एरो, ठीक है। इस एरो का क्या मीनिंग है गाइस, ये एरो डिफाइन करता है कि इस टेबल प्रोडक्ट डिटेल जो कि ये है वो कॉल किया गया है यहां पर इस टेबल के अंदर, यानी कि काइंड ऑफ मर्जिंग हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि भैया पूरी टेबल कॉल हुई है। अब उस टेबल में तो मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो सारी की सारी टेबल हर रो के लिए कॉल हो गई। ये लॉजिकली सही नहीं है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां क्लिक करोगे। नाउ इट इज आस्किंग मी कि भाई बताओ मेरे पास तो ये सारे कॉलम है, कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको वहां से। सर एक्चुअल ये एक बार फिर से बताएंगे, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन एग्जैक्टली थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, इनर जॉइनिंग मतलब जो दोनों में कॉमन कॉलम्स। लेफ्ट जॉइनिंग मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड और राइट के सिर्फ मैचिंग कॉलम्स। राइट जॉइनिंग का मतलब राइट के सारे कॉलम्स और सारे रिकॉर्ड लेकिन लेफ्ट के सिर्फ, और फुल जॉइनिंग का मतलब दोनों के दोनों रिकॉर्ड सारे। सर ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि कौन सा टेबल राइट है, आई मीन ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि राइट और लेफ्ट। आपके हिसाब से इसमें लेफ्ट टेबल कौन सी है, राइट टेबल कौन सी है? मेरे हिसाब से जो ऊपर जो नेम लिखा है जो बड़ा वाला है वो लेफ्ट है, और ये राइट है सैलरी वाला। एंड दैट्स ऑर्डर। पावर बीआई कहता है जो टेबल पहले सेलेक्ट की गई है, हाँ। अब मैंने किस टेबल को सेलेक्ट करके काम करना शुरू किया, ऑल डेटा, इसलिए ऑल टेबल क्या मान ली जाएगी, लेफ्ट। अब जो टेबल लूंगा वो कौन सी मानी जाएगी, राइट। राइट टेबल। क्लियर हुआ? यस और नो? रमन यहां ध्यान दे लो, अगर उधर उधर देखते रहोगे तो फिर वो अटकन रह जाएगी, ठीक है।
अब यहां पर हम कौन सा ले रहे हैं? लेफ्ट क्यों ले रहे हैं? करेक्ट, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन राइट के सिर्फ इसके मैचिंग। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इस रिकॉर्ड में नहीं है, वो फेच नहीं होगा। करेक्ट। ओके, हमने कहा ये तो सर हमने ये लेफ्ट का मतलब ये लिखा कि जो ऊपर वाला टेबल है जो ऑल डेटा है वो हमको तो पूरा चाहिए, और नीचे का जो राइट टेबल है उससे हमको केवल मैचिंग जैसे प्रोडक्ट। ओके, बिल्कुल सही। अब हम डिफाइन भी तो करेंगे सर कि कौन सा रो हमको चाहिए, जैसे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमको यहाँ पर। हाँ, तो वो अभी करेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ ज्वाइनिंग का ऑपरेशन बताया। ओके सर, है ना। तो अब ये ज्वाइनिंग कौन सी रखनी है, लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, समझ में आ गया सब लोगों को? अब भी इसमें भी डाउट है? ठीक है। अब हमने किया, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? इन दोनों में की कॉलम मतलब कॉमन कॉलम कौन सा है जिसके बेस पर रिकॉर्ड फेच किया जा सकता है, वो कौन सा है? जैसे दोनों में हाईलाइट किया एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल ओके करते हैं ना गाइस। टेबल यहां पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरो पर जाएंगे। ये एरो क्या डिफाइन कर रहा है कि दूसरी कोई टेबल का डेटा यहां पर फेच हो रहा है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कौन से कॉलम्स। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ यहां पर कॉस्ट, कमीशन एंड प्राइस, जो नहीं चाहिए उसको अनचेक। अब यहां भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स किया तो इसका मतलब है कि इस कॉलम से पहले टेबल का नाम भी लिखना, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कॉस्ट पर यूनिट। इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस पर यूनिट। अगर आपने इसे अनचेक कर दिया तो अब वो क्या नहीं करेगा, टेबल का नाम यूज, वो सब क्या दिखाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरे का नाम क्या दिखाएगा, सेव के। गाइस व्हाट हैपेंड, क्लियर हो गया नहीं हो गया? सर एक चीज और, तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली वैसे ही मतलब जैसे P001 प्रोडक्ट है तो बेसिकली उसका मैचिंग ही प्राइस दिखा रहा है ना, जो मतलब राइट टेबल में था। करेक्ट 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 करेक्ट, क्लियर हुआ गाइस? जैसे हम लोग वी लुकअप लगाते हैं एक्सेल में, ये वी लुकअप ही है एक्चुअली में, है ना, ये वी लुकअप ही है। ओके, वी लुकअप क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके सर, तो ये तो रही प्रोडक्ट डिटेल। तो ये अंडू करोगे यहां से, डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर, राइट, और फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम ऐड कर दोगे। लेट्स से मुझे ये प्रोडक्ट कमीशन परसेंटेज भी चाहिए, ओके करो। मुझे नहीं चाहिए तो डबल क्लिक किया, जो नहीं चाहिए तो अनचेक कर दोगे। डन और नॉट गाइस, बोलो। सर तो बेसिकली मर्जिंग की एज सच कोई कंडीशन नहीं है, फिर हमको अगर डेटा मैच मिलेगा तो हमको डेटा रिट्रीव होगा, नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना। कंडीशन लेफ्ट जॉइनिंग, राइट जॉइनिंग, इनर और कौन सी, वो कंडीशन कैसे नहीं है? और दोनों में कॉमन कॉलम होना भी तो जरूरी है। हाँ, मतलब बस यही कंडीशन है कि कॉलम कॉमन कॉलम होना चाहिए, तो जरूरी है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? अब तो अभी हमने देखा कि कुछ अभी हमें लग रहा है कि हमारा डेटा क्या हो गया, बेटर हो गया, है ना, लेकिन अब भी बेटर नहीं भाई। पावर बीआई में अल्टीमेटली मुझे जानना क्या, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, एक्सेट्रा। चाहिए नहीं चाहिए? तो वो कॉलम तो यहां पे है ही नहीं, और जब तक वो कॉलम नहीं तब तक कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो अब हमें नए कॉलम की जरूरत है। अभी तक हम बात कर रहे थे सारे उन कॉलम की जो हमारे टेबल में कहीं ना कहीं है। तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलती है ट्रांसफॉर्म और एक मिलता है ऐड कॉलम। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। लेट्स से डेट टेबल पर जाते हैं गाइस, और ये टेबल कॉलम कैसा है हमारा, डेट है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म में से कमांड लगाता हूं तो मतलब है सेम कॉलम को ही आपको बदल देना है। चेक इट, मैंने क्या किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, या फिर हम यहां पे चले जाते हैं गाइस फॉर्मेट में, या फिर हम डेट में चले जाते हैं। कुछ नया नजर आ रहा है गाइस, क्या बोल रही है? तो जैसे मैंने ईयर किया क्या हो गया, सेम कॉलम चेंज हो गए। लेकिन गाइस अगर किसी ने मुझसे मंथ पे डेटा मांग लिया तो क्या मतलब मैं बार बार इसमें चेंज करता रहूंगा?
तो पावर बीआई कहता है कि आप यही ट्रांसफॉर्मेशन एक नया कॉलम ऐड करते हुए कर लो, है ना। तो एक तरीका तो यह है कि पहले मैं इसे डुप्लीकेट करूं कॉलम को, उसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म करूं, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। फिर दूसरा कॉलम का नाम मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कॉलम एटलीस्ट समझ में तो आ गया ना क्या करता है गाइस, उसका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर ही या तो राइट क्लिक कर लेते हैं, डेट में यहां चले जाते हैं क्योंकि राइट क्लिक पर भी होती है, और हमने सीधा सीधा क्या किया गाइस, कुछ फायदा हुआ। अब यही करना है बार बार। पहला फायदा समझ में आया गाइस, इसमें से इसने फिर से कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, और अब क्या कर दिया गाइस, तो जैसे मैंने किया क्या हो गया गाइस, ये तो यही ट्रांसफॉर्म हो गया। हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना ना, हमें क्या करना है, एक नया कॉलम करना है। तो इसलिए हम कहां से लगाएंगे कमांड, हमेशा ऐड कॉलम से। ऐड कॉलम डेट क्वार्टर, और हमने क्या किया, क्वार्टर ऑफ द ईयर। डन। फिर से कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, मंथ, मंथ का नंबर निकाल लेते हैं, कौन सा मंथ नंबर है, या फिर मंथ का नाम ही निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं गाइस, मंथ का नाम, नेम ऑफ दी, तो समझ में आ गया, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, 31 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, राइट, या डे ऑफ द मंथ, मंथ का कौन सा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, यहां पे चाहिए नेम ऑफ द मंथ। गाइस आर यू गेटिंग इट। फिर सेलेक्ट किया, ऐसे हमने वीक की बात कर ली, वीक ऑफ द ईयर है, वीक ऑफ द मंथ, मंथ का कौन सा वीक है, फिर ईयर का कौन सा वीक है। गाइस एक्सेल में कितना भारी काम होता है ना, ये फंक्शन लगाने पड़ते हैं, और यहां हम सिर्फ क्लिक 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 करके अपना काम निकाल रहे हैं। डे ऑफ द वीक, वी गेट इट, एवरीथिंग करेक्ट। तो ये वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। सेम कॉलम में वही बदलता रहेगा, करेक्ट। तो अभी हमें यहां पर क्या चाहिए, एक नया कॉलम चाहिए, एक ऐसा कॉलम जो कि मुझे कैलकुलेशन करके दे। अगर मैं आपसे बात करूं टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी गाइस, आई थिंक दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो अब हमें ऐड कॉलम चाहिए, लेकिन कस्टम। क्यों कस्टम, क्योंकि हमें क्या लगानी है, एक कैलकुलेशन लगानी। कैलकुलेशन क्या है हमारा, जितने भी एक्सेल के फंक्शन है वो सारे फंक्शन यहाँ लगभग काम कर जाते हैं। सम एंड मैक्स वाले VLOOKUP यहाँ नहीं होता, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मर्ज उससे हो जाता है ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमने इसका नाम रखा टोटल कॉस्ट। अब यहां पर क्या रखना है, इक्वल टू पहले से आ रहा है गाइस, करना क्या हमें, यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई बाय करना है किसके साथ, कॉस्ट के साथ। तो हमने यूनिट सोल्ड कॉलम ये रहा, डबल क्लिक कर दो, कॉलम अपने आप आ जाएगा, या फिर टाइप कर लो, टाइप भी कर सकते हो कॉस्ट, राइट, ये भी कर सकते हो पर यूनिट। जब आपको दिखे कि सही है, बिल्कुल कोई एरर नहीं, तुरंत क्या किया, ओके किया। गाइस कुछ नोटिस करो क्या हो गया, और तुरंत इसकी डेटा टाइप को हमने क्या किया, चेंज किया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब हमें किसकी जरूरत है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस भी तो जानना है ना, राइट। एक और नया कॉलम ऐड करते हैं, टोटल सेल्स कॉल कर लेते हैं उसको, है ना। सर न्यू कॉलम आप ट्रांसफॉर्म में जाके ऐड कर रहे हैं, मैं ऐड कॉलम से कर रहा हूं, ऐड कॉलम के अंदर कस्टम कॉलम। यहां पर हमें क्या चाहिए, जो टोटल यूनिट सोल्ड है उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें प्राइस पर यूनिट से। आई थिंक वी आर डन। एक तो टाइप करने वाला है, दूसरा तरीका क्या है, और यहां पर आप इफ वगैरह कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, समझ गए, ओके करो। फिर आगे हमारे पास क्या, टोटल कॉस्ट, लेकिन अभी प्रॉफिट तो अभी भी नहीं है हमारे पास। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज अ प्रॉफिट फॉर अस। तो एक कॉलम फिर से डालते हैं, बिल्कुल जी, ऐड कॉलम पे क्लिक किया ना, इसलिए टोटल प्रॉफिट। उसमें हमें क्या चाहिए, आपने कोई भी कॉलम यूज कर लिया तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, दिस वन माइनस दिस वन, डन। गाइस डू वी गेट इट और नॉट, ऐड कॉलम समझ में आया सब लोगों को। तो अभी हमारे पास और ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं।
कस्टमर के डिटेल्स के अंदर आपको नहीं लग रहा कि यार ये जो नाम है इनको एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, या तो कैपिटल में ही हो, स्मॉल में ही हो, या फिर कुछ हो, है ना? ये तो बड़े गड़बड़ है, कहीं पे स्मॉल है कहीं पे कैपिटल है, तो अच्छा डेटा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो क्यों ना एक काम करें, जब आप देखो यहां पे एक अच्छी बात है, जब आपने कॉलम कैसा सेलेक्ट किया, डेट का सेलेक्ट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी मिली थी? तो अब हमने कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया? तो अब आप बताओ नया कॉलम ऐड करूं, इसी को चेंज करूं? तो ट्रांसफॉर्म के अंदर यहां पे ध्यान दो, यहां पर आपको एक सेकंड दो, अच्छा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म चेक करते हैं, क्या मिला? ऐसे यहां भी होता है, एक सेकंड दो मुझे। सर प्रॉपर आप प्रॉपर करना चाह रहे हैं ना इस पे? हाँ वही करना है, नहीं इसमें प्रॉपर सब है, कोई बात नहीं, वो दिक्कत नहीं हो रही, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के क्यों नहीं मिल रहे, ये तरह फॉर्मेट, मैं सोच रहा हूं कहां गया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, कैपिटल, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारा डेटा परफेक्ट है, है ना? तो दैट लुक्स गुड। हर वर्ड का पहला लेटर, हाँ बिल्कुल, सरनेम का पहला लेटर। एग्जैक्टली कहां से किया इसमें थोड़ा? या तो यहां से, या फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म से। ओके, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म करके तो जैसा डेटा सेलेक्ट करोगे ट्रांसफॉर्म उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, राइट? तो अब हमारा बचा है एक और कॉन्सेप्ट, एंड देन वी आर डन विद द पावर बीआई फॉर क्लास। पावर बीआई की मतलब सॉरी पावर क्वेरी एडिटर खत्म हो जाएगा। एक क्लास एक टॉपिक बचा है, उसमें एक्चुअली मैं कॉम्प्लेक्स डेटा लेने वाला हूं आपके लिए। देखो पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं गाइस। समटाइम देयर इज अ नीड जहां आपको रिपोर्ट में से रिपोर्ट बनानी होगी। सी एक्सेल में रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है, और एक नहीं 4-5 रिपोर्ट बनी हुई है। अब इन रिपोर्ट में से ही रिपोर्ट बनानी है आपको पावर बीआई के अंदर। तो ये डेटा में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहां पे एक ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक है, ये टोटल रिपीट हो रहे हैं हर जगह, है ना? हेडर रिपीट हो रहे हैं, देखो हर जगह हेडर क्या हो रहे हैं, और यहां ब्लैंक है इतने सारे। तो ये सारी प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल करेंगे? तो कल हम इस शीट से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? और कल से हमारा पावर बीआई के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि मॉडलिंग शुरू हो जाएगा। गाइस मैं क्लियर बता देता हूं आप लोगों को, जिन लोगों की अगली 4 क्लासेस छूटने वाली है किसी भी रीजन से, उन लोगों को आगे के सारे 3 क्लासेस सॉरी आगे के सारे टॉपिक में प्रॉब्लम आने वाली है। सर अगली 3 क्लास मेरी तो सारी क्लासेस छुट्टी हुई है। सर एक बार थोड़ा हमको किसी उसमें डेटा टाइप किसने बोला है बात? सर मैं सोनी बोल रही हूँ, मैंने आपको रीजन बताया था सारा। अरे सोनी तुम्हारे तो कर लेंगे, तुम्हारी वो नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूं कि अगली कोई क्लास में छोड़ देना, क्योंकि यहां तक तो रिवीजन में भी काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं उसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं होगा। आगे मॉडलिंग और डेक्स की स्टार्टिंग में अगर बेसिक छूट गया ओके सर, वो मैं बता दूंगा यार, अभी मुझे भी नहीं पता, है ना? क्योंकि सर अगली 3 महीने आ रहे हैं, तीसरी क्लास 23rd को ही आ रही है। ठीक है जी, चलो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय फॉर द डे। ओके सर। तुम रहो, तुम्हें किसने मना किया?